हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी आखिर होता क्या है? हम लोग नाम तो सुने होंगे बायोलॉजी, इसके बारे में बहुत लोग जानते होंगे, बहुत लोग नहीं जानते होंगे। तो चलिए आज हम लोग बायोलॉजी के बारे में जानते हैं। बायोलॉजी विज्ञान की वैसी शाखा है जिसमें हम लोग जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। किसके बारे में? जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसे हम बायोलॉजी के नाम से जानते हैं। यह विज्ञान की वैसी शाखा है जिसमें जीवधारियों के बारे में, बहुत सारे जीव जंतु देखते होंगे, उसका अध्ययन इसमें किया जाता है। बायोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होता है, बायो और लोगस। बायो और लोगस, बायोलॉजी, दो शब्दों से। बायो का अर्थ होता है जीवन और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन, यानी जीवन के बारे में अध्ययन। यानी जीवन के बारे में अध्ययन करना ही तो बायोलॉजी कहलाता है। इसका सर्वप्रथम, बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1802 ईस्वी में दो वैज्ञानिक थे। एक थे ये लेमार्क, जो कि फ्रांस के थे, और एक ट्रेविनस नाम था, जो जर्मन के दो वैज्ञानिक थे, जिन्होंने बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम बार प्रयोग किया 1802 ईस्वी में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बायोलॉजी। आप पूछेंगे कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग तो सर्वप्रथम लेमार्क और ट्रेविनस ने किया, लेकिन इसके पिता यानी फादर कौन है? आप पूछेंगे कि इसके फादर कौन है, तो फादर हम लोग जानते हैं कि एरिस्टोटल है, जिसे अरस्तु के नाम से जानते हैं। एरिस्टोटल फादर ऑफ बायोलॉजी है, जिसे हम लोग एरिस्टोटल के नाम से जानते हैं। आप कहेंगे ठीक है, ये तो हो गया, इसका प्रकार भी है क्या? आप पूछेंगे प्रकार भी है क्या? हाँ, प्रकार है, दो प्रकार है। इसके प्रमुख दो प्रकार हैं। एक है जंतु विज्ञान, जिसे हम लोग जूलॉजी के नाम से जानते हैं, और एक है वनस्पति विज्ञान, जिसे हम लोग बॉटनी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? जीव विज्ञान को हम लोग जंतु विज्ञान, जीव विज्ञान के दो शाखा है, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान को हम लोग जूलॉजी के नाम से जानते हैं और वनस्पति विज्ञान को बॉटनी के नाम से जानते हैं। तो आप पूछेंगे जंतु विज्ञान में आखिर हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? तो जंतु विज्ञान में सिर्फ जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। जंतु में मनुष्य भी आ गए। वनस्पति विज्ञान में पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं। आप पूछेंगे ये भी तो ठीक है, चलिए इसके पिता कौन है? जंतु विज्ञान के पिता, जो बायोलॉजी के पिता है, वही जंतु विज्ञान के भी पिता है। तो इसको याद करना कठिन नहीं होगा। आप कहेंगे नहीं, ये तो याद रह गया। लेकिन वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है? वनस्पति विज्ञान के पिता, बॉटनी के पिता थियोफेस्टस है। कौन है? थियोफेस्टस। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के जनक के बारे में पढ़ते हैं। जीव विज्ञान के जनक हैं अरस्तु, जो कि हम पढ़ चुके हैं, जिसे हम बायोलॉजी के नाम से जानते हैं। जीव विज्ञान, इसके जनक है अरस्तु। जंतु विज्ञान, जिसे हम लोग जूलॉजी के नाम से जानते हैं, इसके जनक भी पढ़ चुके हम लोग, अरस्तु ही है। वनस्पति विज्ञान, इसके जनक के बारे में भी हम लोग जान लिए कि ये थियोफिस्टस है। वर्गीकी, जिसे हम लोग टैक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं। यह विज्ञान की वैसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग वर्गीकरण के अध्ययन से संबंधित है। ये शाखा वर्गीकरण के अध्ययन से संबंधित है, जिसमें हम लोग जीवों को सुव्यवस्थित और क्रमानुसार विभिन्न समूह में विभाजन और उसका जैविक नामकरण तथा उससे संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं, जिसे हम लोग वर्गीकी यानी टैक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं। वर्गीकी यानी टैक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं। इसके जनक है लिनियस। इसके जनक कौन है? कैरोलस लिनियस। ये तो हम लोग पढ़ लिए कि वर्गीकरण का लिनियस है जनक। अब हम लोग आनुवांशिक यानी आनुवांशिक के बारे में जानेंगे। आनुवांशिकी यानी जेनेटिक जीव विज्ञान की वैसी शाखा है जिसके अंतर्गत आनुवांशिकता यानी हेरिडिटी, जीवों में विभिन्न प्रकार के वेरिएशन का अध्ययन करते हैं।
आनुवंशिकता के अध्ययन के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल थे। कौन थे? ग्रेगर जॉन मेंडल। ये मूलभूत रूप से हम लोग आजकल इसके बारे में पढ़ते हैं कि ग्रेगर जॉन जॉन मेंडल हैं। जीवाश्मिकी जिसके पिता है लियोनार्डो दी विंसी। लियोनार्डो दी विंसी। जीवाश्मिकी जिसे हम लोग जैविकी के नाम से भी जानते हैं। जैविकी के अंतर्गत हम लोग जीवित प्राणी और पादपों का अध्ययन इसमें करते हैं। क्या करते हैं? जीवित प्राणी और पादपों का अध्ययन करते हैं। चिकित्सा शास्त्र जिसके जनक हैं हिपोक्रेटस। चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? हिपोक्रेटस। हम लोग इसमें बीमारी और रोग की समझ और निदान और उपचार के रोकथाम के लिए इसमें अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? इसके पिता हैं कौन? हिपोक्रेटस। हिपोक्रेटस कौन है? इसके पिता। और एक क्वेश्चन और नोट करिएगा, भारत में अगर पूछा जाए कि भारत में चिकित्सा का जनक कौन है, तो भारत में आचार्य चरक थे, जिसका जन्म लगभग 300 ईसा पूर्व में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म जीव विज्ञान, इसके जनक कौन है? तो इसके जनक है लुईस पास्चर। लुईस पास्चर। सूक्ष्म जीव विज्ञान, इसमें हम लोग अध्ययन करते हैं। सूक्ष्म जीव विज्ञान को हम लोग माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी। इसमें हम लोग सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करता है। नाम से ही पता चलता है कि इसमें सूक्ष्म जीवों का अध्ययन नहीं होगा। संसार में बहुत सारे, बहुत प्रकार के, बहुत वैरायटी के छोटे छोटे जीव पाए जाते हैं। इसका अध्ययन हम लोग इसी के अंतर्गत करते हैं। आधुनिक भ्रूण विज्ञान, इसके जनक है कार्ल अर्नस्ट वॉन बेयर। इसके कौन जनक है? कार्ल अर्नस्ट वॉन बेयर। पूरा नाम कार्ल अर्नस्ट वॉन बेयर है। इसमें हम लोग भ्रूण विज्ञान में हम लोग मानव जीवन की शुरुआत और जन्म पूर्व विकास के दौरान होने वाले परिवर्तन के बारे में अध्ययन करते हैं। जीवाणु विज्ञान के पिता है एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। जीवाणु विज्ञान के पिता है एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। कौन है? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, जीवाणु विज्ञान के पिता। इसमें हम लोग अध्ययन करते हैं जीवाणुओं के बारे में, विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। कवक विज्ञान के जनक है माइकेली, और इसकी खोज की थी हेनरिक एंटोन डी बेरी ने 1858 ईस्वी में। कवक हेट्रोट्रोफिक की एक प्रजाति है जो ज्यादातर बहुकोषीय यानी यूकैरियोटिक जीव है। यह अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। वे फिलामेंट या एक कोशिकीय होते हैं। क्या होते हैं? फिलामेंट या एक कोशिकीय होते हैं। प्रतिरक्षा विज्ञान, जिसे हम लोग इम्यूनोलॉजी के नाम से जानते हैं, यह चिकित्सा विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें हम लोग सभी प्राणियों के सभी प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में अध्ययन करते हैं। यह एक रूसी विज्ञानी थे। यह एक रूसी जीव विज्ञानी थे। इसका खोज किया था एडवर्ड जेनर ने। इसका कार्यकाल था 1749 ईस्वी से 1823 के आसपास। ये आधुनिक प्रतिरक्षा जैव विज्ञान के जनक भी इसे कहते हैं। कोशिका विज्ञान के जनक है रॉबर्ट हुक। कोशिका विज्ञान के जनक है रॉबर्ट हुक। कोशिका विज्ञान जिसे हम लोग साइटोलॉजी के नाम से जानते हैं। इसमें हम लोग सजीवों के ऐसे सभी जैविक क्रियाओं यानी कोशिकाओं के भीतर होने वाली आवश्यक आनुवांशिक सूचनाएं होती है, जिसमें हम लोग कोशिका के कार्य का नियंत्रण तथा अगली पीढ़ी की कोशिका में स्थानांतरण, कोशिका का अध्ययन ही साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। इसी का अध्ययन हम लोग करते हैं इसके अंतर्गत। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारतीय पारिस्थितिकी, इसके जनक है आर मिश्रा। इसके जनक कौन है? आर मिश्रा। इसके जनक कौन है? आर मिश्रा। इसमें हम लोग जीव एक दूसरे के साथ पर्यावरण में कैसे बातचीत करता है, एक ही प्रजाति के जीवों के बीच संबंध, और विभिन्न प्रजाति के बीच, और जीवों और उनके भौतिक और रासायनिक वातावरण के बीच संबंध, आखिर पर्यावरण के अंदर जीव कैसे रहते हैं, इसके बारे में अध्ययन करते हैं।
इसे हम लोग जानते हैं भारतीय पारिस्थितिकी, इसके जनक हैं आर मिश्रा। नेक्स्ट बढ़ते हैं भारतीय ब्रायोलॉजी, इसके जनक हैं आर एस कश्यप। ब्रायोलॉजी के जनक हैं आर एस कश्यप। भारतीय शैवाल विज्ञान, इसके जनक है एम ओ अयंगर। कौन है? एम ओ अयंगर। आनुवांशिकी, इसके पिता के बारे में हम लोग तो पढ़ चुके, ग्रेगर जॉन मेंडल है। आनुवांशिकी जिसे हम लोग जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं? जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। इसमें हम लोग आनुवांशिक यानी जेनेटिक आनुवांशिक यानी जेनेटिक आनुवांशिकता और जीवों में विभिन्नता यानी वेरिएशन का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करती हैं? जीवों में पाए जाने वाले वेरिएशन, इसका अध्ययन आनुवांशिकी कहलाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं यूजेनेसिस। यूजेनेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य की आने वाली पीढ़ी में सुधार यानी आनुवांशिक रूप से सुधार का अध्ययन ही यूजेनेसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? यूजेनेसिस। जीवाश्मिकी, जिसे हम लोग पैलेंटोलॉजी के नाम से जानते हैं, इसके पिता हैं लियोनार्डो डी विंसी। इसके पिता कौन है? लियोनार्डो डी विंसी। पैलेंटोलॉजी जीवाश्म, जीवधारियों में जीवाश्मों का अध्ययन यानी जीवाश्म यानी जीव प्लस अस्म, जीवाश्म। इसमें हम लोग कार्बनिक विकास का प्रत्यक्ष प्रमाण यानी स्टडी ऑफ पैलेंटोलॉजी इज कॉल्ड जीवाश्म विज्ञान, इसका अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्रायोजेनिक्स, इसके पिता हैं रॉबर्ट इटिंगर। कौन है? रॉबर्ट इटिंगर। अप्रैल 4, 1976 में हुआ था। क्रायोजेनिक्स, इससे हम लोग ग्रीक शब्द होता है क्रायो, जिसका अर्थ होता है ठंडा यानी अत्यधिक ठंडे तापमान पर सामग्री का उत्पादन या जिसे भंडारण या परिवहन में उपयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ठंडा होने पर पदार्थ गैस से तरल में बदल जाता है। ठंडा होने पर पदार्थ गैस से तरल में बदल जाता है, इसका अध्ययन हम लोग क्रायोजेनिक्स में करते हैं। हर्पेटोलॉजी, इसमें हम लोग सरीसृपों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? सरीसृप और उभयचर वाले प्राणियों का अध्ययन हम लोग हर्पेटोलॉजी में करते हैं। इसके जनक है जॉन एडवर्ड्स हॉलब्रुक। जॉन एडवर्ड्स हॉलब्रुक, इसका जन्म हुआ था इसका कार्यकाल था 31 दिसंबर 1796 से 8 सितंबर 1871। ये एक अमेरिकी प्राणी विज्ञानी थे जिसे सरीसृप और चिकित्सक और प्रकृतिवादी थे। पोमोलॉजी फलों के अध्ययन से संबंधित है। किससे संबंधित है? फलों के अध्ययन से संबंधित पोमोलॉजी है। इसमें हम लोग फलों के बारे में पढ़ते हैं। पोमोलॉजी के जनक हम लोग मानते हैं चार्ल्स डार्विन को। किसको? पोमोलॉजी के जनक हैं चार्ल्स डार्विन। और भारत में पूछा जाए, भारत में फल विज्ञान के पिता पूछा जाए तो ये बिरबल साहनी है। कौन है? बिरबल साहनी। शैवालों के अध्ययन को हम लोग फाइकोलॉजी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? फाइकोलॉजी के नाम से। इसके जनक हैं प्रोफेसर आर एन सिंह। इसमें हम लोग शैवाल के बारे में अध्ययन करते हैं यानी फाइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। माइकोलॉजी यानी कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। सिल्वीकल्चर में हम लोग वन विज्ञान के बारे में अध्ययन करते हैं। सेरीकल्चर, इसमें हम लोग रेशम कीट पालने का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? रेशम कीट पालने का अध्ययन। रोग विज्ञान, पैथोलॉजी, रोगों की प्रकृति के कारण लक्षणों का अध्ययन रोग विज्ञान कहलाता है। आर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? पक्षियों का अध्ययन, आर्निथोलॉजी। ऑफियोलॉजी में हम लोग सर्पों का अध्ययन ऑफियोलॉजी कहलाता है, ऑफियोलॉजी। और मिर्मिकोलॉजी में चींटियों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? चींटियों का अध्ययन मिर्मिकोलॉजी में। एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन से संबंधित। किससे संबंधित है? मधुमक्खी पालन से। पीसी कल्चर, मछली पालन का अध्ययन करते हैं। मछलियों के पालने का अध्ययन क्या कहलाता है? पीसी कल्चर। और एरेकेनोलॉजी, इसमें मकड़ियों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? मकड़ियों का अध्ययन, आर्कनोलॉजी। सूक्ष्म जैविकी, माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइक्रोबायोलॉजी। कैलोलॉजी, मानवीय सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? कैलोलॉजी। राइनोलॉजी,
जंतु के नाक, कान, गले का अध्ययन क्या कहलाता है? राइनोलॉजी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। जीवधारियों का वर्गीकरण। जीवधारियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। आप सोच रहे होंगे कि हम लोग जीवधारियों के वर्गीकरण क्यों करते हैं? हम लोग जीवधारियों का वर्गीकरण क्यों करते हैं? हम लोग जीवधारियों का वर्गीकरण इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे आसपास चारों तरफ विभिन्न प्रकार के बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं। इन सभी जीवधारियों को जानने और समझने के लिए हम एक एक करके विचार नहीं कर सकते, इसलिए हम इनकी समानता, असमानता, कौन किस प्रकार से भिन्न है, इसलिए हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। कौन किससे किस प्रकार भिन्न है, इसके कोशिका का रचना, विकासीय प्रक्रम, जीवों की पारिस्थितिकी सूचना, इसके बारे में अध्ययन इसमें करते हैं। जीवधारियों का वर्गीकरण कहलाता है। चलिए पढ़ते हैं। जीवधारियों ने जीवों की पहचान, नामकरण तथा वर्गीकरण तकनीक विकसित की है। जीवों को उनके गुणों, जनन, स्वभाव, भोज्य स्वभाव आदि के आधार पर बांटा गया है। चूंकि यह वर्गीकरण जैविक लक्षण के आधार पर किया गया है, इसे जैविक वर्गीकरण भी कहा जाता है। हम लोग जानते हैं कि स्वीडिश प्राकृतिक वैज्ञानिक कैरोलस लिलियस ने अपनी पुस्तक, यानी पुस्तक में लिखा है कि पुस्तक का नाम है सिस्टेमा नेचुरा, इसमें वर्गीकरण की व्यवस्था की नींव रखी है। उन्होंने 1758 ईस्वी में द्विपद नाम पद्धति, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की संकल्पना रखी थी। द्विपद नाम पद्धति, आप पूछेंगे द्विपद नाम पद्धति क्या होता है? द्विपद नाम पद्धति क्या होता है? आइए तो हम लोग द्विनामकरण पद्धति के बारे में पढ़ें। आप जानते होंगे, आपने कभी मैंगो यानी आम को देखा होगा। हम लोग मैंगो को अलग अलग कंट्री में, अलग अलग राज्य में, फॉर एग्जांपल अलग अलग राज्य में आम को अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, अलग अलग नाम से जानते हैं ना। बिहार में इसको आम कहते हैं, गुजरात में कुछ और कहते होंगे, राजस्थान में कुछ और कहते होंगे, इंग्लिश में हम लोग इसे पढ़ते आ रहे हैं मैंगो। लेकिन बाहर में यानी विदेश में, ऑल ओवर इंडिया में इसको किस नाम से जाने जाते हैं? इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में अगर हम कहीं भी जाएं तो इसको इसी नाम से जाना जाए? इसी को हम लोग द्विनामकरण पद्धति, इसीलिए हम लोग द्विनामकरण पद्धति लाए। तो इसके वैज्ञानिक कौन थे? ये तो हम बात कर चुके कि इसके वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस थे, जिन्होंने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरा, ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सिस्टेमा नेचुरा कैरोलस लिनियस की पुस्तक थी, उसमें उन्होंने लिखा है इसके बारे में, तो द्विनामकरण पद्धति के बारे में लिखा है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में लिखा है। इसमें हम लोग जीव के नाम दो शब्द से होते हैं। पहला शब्द होता है वंश का नाम, यानी जिसे हम लोग जेनेरिक नाम से जानते हैं, और दूसरा नाम होता है स्पीसीज नाम, यानी जाति पद। वंश के नाम को हम लोग अंग्रेजी के बड़े अक्षर तथा जाति के नाम को अंग्रेजी के छोटे अक्षर से शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मनुष्य का नाम ही ले लेते हैं, होमो सेपियंस। होमो सेपियंस, किसी जीव वैज्ञानिक नाम में स्पीसीज के बाद उस व्यक्ति का नाम दिया जाता है। उस व्यक्ति का नाम इसलिए दिया जाता है जिसने सबसे पहले उसका नाम किसी विज्ञान यानी जनरल में प्रकाशित किया हो। जैसे हम लोग करेला को ले लेते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम है मोमोडिका चरंटिया, मोमोडिका चरंटिया। लेकिन यह नाम अधूरा है, इसके बाद लीन नहीं लगाया गया। अगर लीन लगा दिया जाता तो यह नाम पूरा हो जाता। इसका तात्पर्य यह है कि लिनियस ने सर्वप्रथम इस पौधे का विवरण प्रकाशित किया है। किसने? तो लिनियस ने प्रकाशित किया। लीन शब्द जोड़ने से ये पता चलता है। कुछ जीवों के वैज्ञानिक नाम, फॉर एग्जाम्पल मनुष्य का नाम तो पता चल गया कि होमो सेपियंस है। अब गाय के नाम के बारे में, यानी काउ, गाय के नाम के बारे में हम लोग ऑल ओवर इंडिया में बॉस इंडिकस के नाम से जानेंगे। अब हम लोगों को ये सुविधा हो गई कि हम लोग कहीं अदर कंट्री में जा रहे हैं,
विदेश भ्रमण कर रहे हैं, तो वहाँ भी इसे बॉस इंडिकस के नाम से ही जाना जाएगा। ये नहीं कि यहाँ गाय कहते हैं तो वहाँ कुछ और कहेंगे। उन लोगों को समझ में नहीं आएगा कि आप बोल क्या रहे हैं। तो वहाँ बॉस इंडिकस बोलेंगे तो सबको समझ में आ जाएगा। इसीलिए द्विनामकरण पद्धति लाई गई। बिल्ली यानी कैट, इसका नाम है, बॉटनिकल नेम है फेलिस डोमेस्टिका। कुत्ते का डॉग, डॉग का बॉटनिकल नेम है कैनिस फैमिलिरीज। कैनिस फैमिलिरीज, क्या नाम है? कैनिस फैमिलिरीज। मेढक का बॉटनिकल नेम है राना टाइग्रीना। राना टाइग्रीना मेढक का बॉटनिकल नेम है। टाइगर, जिसे हम लोग बाघ के नाम से जानते हैं, इसका बॉटनिकल नेम है पैंथेरा टाइग्रिस। क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस। आम, इसका बॉटनिकल नेम है मैग्नीफेरा इंडिका। इसके बारे में हम लोग बात कर चुके। गेहूं, जिसे वीट कहते हैं, इसका बॉटनिकल नेम है ट्रिटिकम एस्टिवम। क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम। धान यानी राइस, चावल जो हम लोग खाते हैं, इसका बॉटनिकल नेम है ओराइजा सटाइवा। क्या है? ओराइजा सटाइवा। आलू, जो हम लोग डेली रोज उपयोग करते हैं, इसका बॉटनिकल नाम सोलेनम ट्यूबरोसम है। क्या है? सोलेनम ट्यूबरोसम। गुड़हल, चीना रोज, जिसे चीना रोज के नाम से भी जानते हैं, इसका बॉटनिकल नेम है हिबिस्कस रोजेंसिस। क्या है? हिबिस्कस रोजेंसिस। नीम, इसका बॉटनिकल नेम है आजादीरक्ता इंडिका। सरसों, आप लोग सरसों की खेती कभी किए होंगे, पता होगा, लेकिन इसका नाम बॉटनिकल नेम नहीं जानते होंगे। इसका बॉटनिकल नेम है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। इमली, खाए तो होंगे ही, नाम सुन के ही मुंह में पानी आ गया होगा। इसका बॉटनिकल नेम है टेमेरेंडिस इंडिका। टेमेरेंडिस इंडिका। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कुछ भी नहीं है, हम लोग ये पढ़ चुके हैं। इसे व्यवस्थित क्रम में रखने का नियम है। देखते हैं हम लोग। किंगडम हो गया, डिवीजन फाइलम हो गया, वर्ग यानी क्लास हो गया, ऑर्डर हो गया, कुटुंब हो गया, फैमिली यानी जीनस, जाति, सबसे छोटी इकाई क्या होती है? जाति। विभिन्नताएं जो देखी जाती है, हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक बिल्ली ले लेते हैं और एक चूहा ले लेते हैं। दोनों में क्या विभिन्नताएं हैं? दोनों कौन से कुल के हैं, कौन से फैमिली के हैं, इसमें क्या विभिन्नता है, क्या जाति के आधार पर भिन्नता है? ये सबसे छोटी इकाई है जाति। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसमें हम लोग जीवधारियों के 5 जगत का वर्गीकरण करते हैं। 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। Five Kingdom of Classification, R.H. Whitaker. R.H. Whitaker proposed the 5 Kingdom of Classification. Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. मोनेरा में सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया है, जैसे बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटिस तथा प्रकाश संश्लेषी साइनोबैक्टीरिया। इनमें केंद्रक एवं अन्य झिल्ली युक्त अंगक नहीं होते हैं, लेकिन अधिकांश मोनेरा के सदस्य में कोशिका भित्ति कठोर होती है। मोनेरा का एग्जाम्पल है एनाबिना एंड साइनोबैक्टीरिया। वे आमतौर पर एक कोश की होती है, लेकिन एक समूह यानी माइसेलियल होता है। इन जीवों में आनुवांशिक सामग्री नग्न गोलाकार डीएनए होता है। एक परमाणु आवरण अनुपस्थित होता है और दोनों राइबोसोम और सरल क्रोमेटोफोरस साइटोप्लाज्म में एकमात्र उपांगीय अंग पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एकमात्र उपांगीय अंग। मोनेरा जगत को आर्की बैक्टीरिया तथा यू बैक्टीरिया में विभाजित किया गया है। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। प्रोटिस्टा अधिकतर एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों का एक बड़ा जटिल समूह है। क्या है? एक बड़ा जटिल समूह। अधिकांश स्थलीय, जलीय और समुद्री आवासों में स्वतंत्र रूप से रहने वाले और अन्य प्रोटिस्टा कवक और पौधे जानवरों के परजीवियों के रूप में पाए जाते हैं। ये एक कोशिकीय यूकैरियोटिक को रखा गया इसमें।
इसमें ज़्यादातर एक कोश के यूकेरियोटिक को रखा गया है। ये मुख्य रूप से ये स्वयंपोषी होता है और प्रकाश संश्लेषी जीव होते हैं। प्रोटिस्टा में प्रायः फ्लैजिला या सीलिया पाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पे अमीबा और यूग्लिना डाइटम फॉर एग्जाम्पल। प्लांटी में रंगीन बहुकोषीय प्रकाश संश्लेषी पौधा आता है। इस जगत में शैवाल, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म पुष्पीय पौधे को रखा गया है। कवक यानी फंजाई, ये यूकेरियोटिक विषमपोषी और इनमें क्लोरोफिल का क्या होता है, अभाव पाया जाता है। कवक एक कोशिकीय यीस्ट तथा बहुकोशिकीय मशरूम दोनों में होते हैं। इनकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की न होकर काइटिन का बना होता है। किसका बना होता है? सेल्यूलोज का न होकर के काइटिन का बना होता है। सेल्यूलोज एक पॉलीसेकेराइड शर्करा की इकाई से बना एक बहुलक है। क्या है? शर्करा की इकाई से बना एक बहुलक है। सेल्यूलोज को मोनोसेकेराइड इकाई यानी ग्लूकोज कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लूकोज। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, लेकिन फंजाई में नहीं बनी होती है। सेल्यूलोज की न बल्कि काइटिन की बनी होती है। कुछ कवक सहजीवी के रूप में शैवाल से मिलकर लाइकेन बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। एनीमिलिया, इस जगत में विषमपोषी यूकेरियोट्स को रखा गया है। ये बहुकोशिकीय होते हैं। एनीमिलिया के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये बहुकोशिकीय होते हैं। इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इसमें पोषण प्राणी समभोजी यानी होलोजोइक होता है। इसमें हाइड्रा, केचुआ, तिलचट्टा, स्टारफिश, मछलियाँ, पक्षी, सरीसृप, स्तनधारी आदि जंतु इसमें आते हैं। तो बताइएगा दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? आशा करते हैं कि हम आपको सही तरीके से समझा पाए हों। आशा करते हैं कि हम आपको सही तरह से ये वीडियो समझा पाए हों। अभी के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।